फर्स्ट ग्लाइकोलिसिस, यहाँ पर ग्लाइको वर्ड जो यूज हुआ है, ग्लाइको मीन्स यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं हम, ग्लूकोज की। और लाइसिस का मतलब क्या हो गया, ब्रेकडाउन। मतलब ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हो रहा है। इस पाथवे को, ग्लाइकोलिसिस को और क्या बोलते हैं हम, ईएमपी पाथवे। ग्लाइकोलिसिस का अदर नेम क्या है, ईएमपी। ईएमपी से एम्बडन, मेयरहॉफ, और साइंटिस्ट जो डिस्कवर किया था नाम है पार्नास। तो एम्बडन, मेयरहॉफ, पार्नास। टोटल सबसे पहले तो इसकी साइट कौन सी है, कहां पर ये प्रोसेस चलती है, तो ये प्रोसेस चलती है ग्लाइकोलिसिस की साइटोसोल में, साइटोप्लाज्म। स्टार्ट किससे होती है ये, इसमें क्या है, रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। सबसे पहले हम बात करते हैं ग्लाइकोलिसिस में रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट की। तो रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट क्या है, इसमें कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज। उसके बाद में हम पूरी साइकिल देखेंगे, टोटल कितनी बायोकेमिकल रिएक्शन है इसके अंदर, जिसमें से टोटल 10 बायोकेमिकल रिएक्शन है, तो कितनी इसके अंदर जैव रासायनिक प्रोसेस है। तो बायोकेमिकल रिएक्शन इसके अंदर टोटल कितनी हो गई है, 10, जिसमें से आपको 10 में से 5 बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन कौन सी रिएक्शन जहां पर एटीपी कंज्यूम हो रहे हैं, खर्च हो रहे हैं, और जहां पर एटीपी का फॉर्मेशन हो रहा है। और एक रिएक्शन मैंने आपको बताई थी जहां पर फास्फोफ्रक्टोकाइनेज एंजाइम, एलोस्टेरिक एंजाइम वर्क करता है। टोटल 10 नहीं भी याद रखोगे, ये 5 जो स्टेप्स है वो आपको अच्छी तरह से याद होनी चाहिए, कहां पर आपका एटीपी खर्च हुआ है और कहां पर आपका एटीपी गेन हुआ है। तो टोटल कितनी बायोकेमिकल रिएक्शन है इसके अंदर, 10 में से कितनी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 5 रिएक्शन इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा, ग्लाइकोलिसिस में किसका ब्रेकडाउन हो रहा है, ग्लूकोज का। साइट क्या हो गई है, साइटोसोल, साइटोप्लाज्म। रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट क्या है, ग्लूकोज। और टोटल कितनी बायोकेमिकल रिएक्शंस होती है इसके अंदर, 10 बायोकेमिकल रिएक्शन होते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान दीजिएगा, कॉमन फेज बिटवीन एरोबिक एंड एनएरोबिक रेस्पिरेशन। ग्लूकोज से फॉर्मेशन होता है पायरुविक एसिड का, तब तक इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एरोबिक और एनएरोबिक। मैंने अभी आपको बताया था पायरुविक एसिड। आगे रेस्पिरेशन, जो फैट ऑफ पायरुविक एसिड किस पर डिपेंड कर रहा है, ऑक्सीजन अवेलेबल है या नहीं है। इटसेल्फ ग्लाइकोलिसिस को हम देखें तो इटसेल्फ तो ये एनारोबिक है, बट यहां तक एरोबिक और एनारोबिक की प्रोसेस कॉमन चलती है। तो कॉमन फेज बिटवीन एरोबिक एंड एनएरोबिक रेस्पिरेशन, वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन का जो कॉमन पाथवे है, सामान्य चक्र जो है वो कौन सा है, ग्लाइकोलिसिस। तो अब हम देखते हैं ग्लाइकोलिसिस साइकिल को बनाकर कि किस तरह से आगे जो है ग्लाइकोलिसिस। तो ग्लाइकोलिसिस का मैंने कंप्लीट पाथवे बना दिया बेटा आप लोगों के लिए, इसको आप अच्छी तरह से समझिए। ग्लाइकोलिसिस में क्या हो रहा है, ग्लूकोज का पार्शियल ऑक्सीडेशन। कंप्लीट ऑक्सीडेशन ही होता है, ग्लूकोज से 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल से किसका फॉर्मेशन होता है, 2 पायरुविक एसिड का। पायरुविक एसिड का फर्दर क्या होगा वो डिपेंड करेगा ऑक्सीजन पर। तो यहाँ पर इसका पार्शियल ऑक्सीडेशन, आंशिक ऑक्सीकरण होता है। तो ग्लूकोज का या फ्रक्टोज का ध्यान देना, क्या होता है, पार्शियल ऑक्सीडेशन। और पार्शियल ऑक्सीडेशन से क्या बनता है, पायरुविक एसिड। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, पर इसको समझने के लिए थोड़ा समझाते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज जो मैं डायरेक्ट लिख दी है यहाँ पर कि क्या ग्लाइकोलिसिस पर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, पर थोड़ा सा ध्यान देना बेटा पाथवे के ऊपर भी। जो इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, जहां पर की स्टार्टिंग की जो रिएक्शन है 5 रिएक्शन, जिसमें एनर्जी खर्च हो रही है, एनर्जी कंज्यूम हो रही है, और उसके बाद की जो रिएक्शन होगी उसके अंदर एनर्जी बनेगी।
एटीपी का फॉर्मेशन होगा। तो स्टार्टिंग की रिएक्शन में सबसे फर्स्ट स्टार्टिंग किससे हो रही है? ग्लूकोज से। रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट क्या होता है? ग्लूकोज। ग्लूकोज से किसका फॉर्मेशन होता है? ग्लूकोज 6 फास्फेट का। ये जो फास्फेट है कहाँ से आएगा? एटीपी से। एडिनोसिन ट्राइफास्फेट में से फास्फेट निकल जाएगा, यहाँ पर बन गया एडिनोसिन डाइफास्फेट, तो फॉर्मेशन हो जाता है ग्लूकोज 6 फास्फेट का। एंजाइमेटिक प्रोसेस होती है रेस्पिरेशन। कौन सा एंजाइम इसे वर्क करता है? जब भी एटीपी का होता है तो आपको ध्यान रखना होता है काइनेज, हेक्सोकाइनेज। ग्लूकोज 6 फास्फेट से फॉर्मेशन हो रहा है फ्रक्टोज 6 फास्फेट्स का। आपको मालूम है ग्लूकोज और फ्रक्टोज वैसे भी दोनों एक दूसरे का आइसोमर है, और आइसोमर्स जब ये एक दूसरे में चेंज होते हैं तो एंजाइम कौन सा वर्क करेगा? आइसोमरेज। किसमें चेंज हो गया है? फ्रक्टोज 6 फास्फेट से। और फिर ये जो एंजाइम मैं आपको बता रही हूँ एलोस्टेरिक एंजाइम, आप एंजाइम के अंदर पढ़ते हो, जो अभिक्रिया की दर को कंट्रोल करने वाला एंजाइम होता है, वो कौन सा एंजाइम है? फास्फोफ्रक्टोकाइनेज एंजाइम। फ्रक्टोज 6 फास्फेट किसमें चेंज हो जाता है? फ्रक्टोज 1,6 बाईफास्फेट बोलो चाहे डाइफास्फेट बोलो, यहाँ पर फिर से एक फास्फेट जुड़ गया है, तो फिर से एटीपी क्या हो गया है? कंज्यूम हो गया है। एटीपी किसमें चेंज हो गया है? एडीपी में। तो आप देख रहे हो इस रिएक्शन में दो जगह पर 2 एटीपी मॉलिक्यूल खर्च हो गए। इसके बाद में एनर्जी सेव होगी जब फॉर्मेशन होगा NADH2 का, जब सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन पर फॉर्मेशन होगा एटीपी का, तो आगे एनर्जी कंजर्वेशन वाले प्रोसेस आ जाएगी, 5 स्टेप जो आ जाएगी PGAL के बाद में, फास्फोग्लिसराइड के बाद में, जैसा फोटोसिंथेसिस में होता है जस्ट उसका अपोजिट आप देखते हो कि इसके अंदर रिएक्शंस चलती हैं। तो ध्यान देना इसके अंदर कि 2 प्रोसेस के अंदर हमारे एटीपी खर्च हो रहे हैं। मतलब खर्च कितने एटीपी हो गए? 2 एटीपी हमारे पास में ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस में। यहाँ पर एक स्टेप देख रहे हो, यहाँ पर हमारा एटीपी खर्च हो गया है, एक एटीपी हमारा यहाँ पर खर्च हो चुका है। तो एटीपी कितनी जगह पर खर्च होते हैं? 2 स्थान पर। कितने एटीपी खर्च होते हैं? 2 एटीपी। फॉर्मेशन कितने NADH2 का होता है? 2 NADH2 का फॉर्मेशन होता है। ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस में कितने NADH2 बन रहे हैं? आगे आप रिएक्शन के अंदर देखोगे कि 2 NADH2 का फॉर्मेशन होता है, कितने एटीपी के बराबर हो जाएंगे? बिकॉज 1 NADH2 इज इक्वल टू 3 ATP। एक NADH2 कितने एटीपी के बराबर होता है? 3 ATP की। और हमारे पास में कितने NADH2 है? 2। तो कितने एटीपी बन गए यहाँ पर? 6। अगर आगे शटल मैकेनिज्म पढ़ोगे तो 6 ATP और 4 ATP, पर यहाँ पर मैंने लिखा है 6 ATP। कितने NADH2 बने हमारे पास में? 2 NADH2 बने विच इज इक्वल टू 6 ATP। कितने एटीपी का फॉर्मेशन होता है सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन पर? 2 जगह पर 2-2 एटीपी बनते हैं। टोटल कितने एटीपी का फॉर्मेशन होता है? 4 एटीपी का। SLP का मतलब क्या है? सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन। क्या मतलब होता है? मतलब कि सबस्ट्रेट की एनर्जी से डायरेक्ट एटीपी का फॉर्मेशन होना, मतलब ग्लूकोज की एनर्जी से डायरेक्ट एटीपी का फॉर्मेशन हो रहा है बिना ईटीसी के, मतलब विदाउट ईटीसी, बिना ईटीसी के गए हुए डायरेक्ट जो एटीपी बनते हैं उसे हम बोलते हैं सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन। सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन ध्यान दीजिएगा। तो सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन पर कितने एटीपी बन रहे हैं टोटल हमारे पास में? 4 एटीपी बन रहे हैं, +2 एटीपी +2 एटीपी, 2-2 जगह पर 2 बार एटीपी बनेंगे। आगे वाली प्रोसेस में आप देखेंगे, आपको मालूम है मैंने पूरा आपको समझा रखा है पाथवे। तो टोटल कितने एटीपी बनते हैं? 4 एटीपी। कितने NADH2 बने? 2 NADH2 जो कितने एटीपी के बराबर होते हैं? 6 एटीपी के। कुल मिलाकर कितने हो गए? 10। यहाँ पर टोटल कितने बने? 4 एटीपी बने हैं। बनते कितने हैं? 4 एटीपी। कितने NADH2 बनते हैं? 2 NADH2 कितने एटीपी के बराबर होते हैं? 6। तो टोटल बनते तो कितने हैं? 6 और 4 10, 6 और 4 कितने बन गए? 10। ग्रॉस एटीपी कितने होते हैं बेटा? 10। पर आपको मालूम है 2 स्टार्टिंग में खर्च हो रहे हैं, इसलिए नेट और टोटल एटीपी गेन कितना होता है? तो 8 एटीपी। अगर इतनी कैलकुलेशन नहीं भी समझ में आए तो याद रखिएगा, ग्लाइकोलिसिस में नेट और टोटल एटीपी गेन कितना हो रहा है? 8 एटीपी। और डायरेक्ट गेन कितने एटीपी का हो रहा है? बने कितने थे? 4, पर खर्च कितने हो गए? 2। इसलिए डायरेक्ट जो गेन हो रहा है एटीपी का वो कितने एटीपी का हो रहा है? 2 एटीपी का गेन हो रहा है। तो 2 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। नेट और टोटल एटीपी गेन कितना है? 8 एटीपी। और डायरेक्ट गेन एटीपी का कितना है? 2। सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन कितनी जगह पर होता है? 2 जगह पर होता है।
ऑक्सीडेशन मतलब वहीं पर जहां पर फॉर्मेशन हो रहा है NaDH2 का कितनी जगह पर होता है, एक जगह पर, कोई ऑक्सीजन यूज में नहीं होती, कोई CO2 रिलीज नहीं होती है। डी कार्बोक्सिलेशन ग्लाइकोलिसिस में कहीं पर भी डी कार्बोक्सिलेशन नहीं होता है, ध्यान देना, ग्लाइकोलिसिस में कहीं पर भी डी कार्बोक्सिलेशन नहीं होता है। एक बार मैं आपको इसको ग्लाइकोलिसिस का जो ATP काउंट है वो आपको फिर से समझाती है रिएक्शन हटाकर, कि आप अच्छी तरह से इसको समझ। अच्छा, इसको और मैं बता रही थी आपको, यहाँ पर मैंने हटा दिया है। रॉबिन्सन एस्टर, फ्रक्टोज 6 फास्फेट, फ्रक्टोज 165 फास्फेट को बोलते हैं हार्डन एंड यंगस एस्टर, फ्रक्टोज 6 फास्फेट को बोलते हैं निबर्ग एस्टर, और यहाँ पर मैं लिखा था ग्लूकोज 6 फास्फेट जिसको कहा जाता है रॉबिन्सन एस्टर। ये क्वेश्चन पूछा गया था 2008 में, आई थिंक ये क्वेश्चन पूछा गया था, इसलिए मैंने लिख दिया था साथ में। तो मैं आपको इसकी एक बार एटीपी की कैलकुलेशन और अच्छी तरह से समझा रही हूँ कि किस तरह से आपको एटीपी को काउंट करना है, नेट और टोटल एटीपी जो है वो क्या है। तो इसको मैं आपको बता रही हूँ कि आप देखिएगा, सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन, इस पर कितने एटीपी का फॉर्मेशन हुआ है, 4 एटीपी बन गए। SLP पर कितने बन गए, सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन में कितने एटीपी बन गए बेटा, 4, जो लास्ट की रिएक्शन में बनेगा, आप देखिएगा चार्ट के अंदर अपने। उसके बाद में देखिएगा एटीपी फॉर्मेशन हो गए। अब यहां पर बनते हैं हमारे पास में 2 NaDH2, और ये कहां पर जाते हैं, ETC में, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, और कितने एटीपी का फॉर्मेशन हो जाता है, 6 एटीपी का फॉर्मेशन हो जाएगा। 1 NaDH2 6 एटीपी और 4 एटीपी, क्योंकि दो तरह के शटल मैकेनिज्म चलते हैं, पर मैं आपको आगे जब शटल मैकेनिज्म समझाऊंगी तब वो काउंटिंग अच्छी तरह से बताऊंगी। यहाँ पर चाहो तो 6 एटीपी और 4 एटीपी, अगर डिस्टॉल फॉस्फेट शटल चलता है तो 4 एटीपी, अदरवाइज 6 एटीपी। तो आपको 6 एटीपी बता रही हूँ। उसके बाद में टोटली ग्रॉस एटीपी, अब आपको मालूम है इसमें से कितने एटीपी खर्च हो गए, माइनस कितने कर दूंगी मैं, 2 एटीपी जो स्टार्टिंग की रिएक्शन में खर्च हो गए थे। इसलिए अगर आपको पूछा जाए नेट और टोटल एटीपी, तो टोटल एटीपी कितना हो गया है, 8 एटीपी। अगर क्वेश्चन आता है डायरेक्ट गेन ऑफ एटीपी तो 2 एटीपी, और ग्रॉस एटीपी कितने बन गए थे, तो बन गए थे वो 10 एटीपी। पर मेन क्वेश्चन आप ध्यान रखिएगा नेट पर और डायरेक्ट पर।